तो बेटा चैप्टर का नाम क्या है? आर एनवायरमेंट। आर एनवायरमेंट पहले सिलेबस का पार्ट नहीं था। आर एनवायरमेंट को सिलेबस का पार्ट बनाया क्यों गया? जैसे जैसे हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन भी साथ साथ बढ़ता जा रहा है। और पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? पॉपुलेशन और पॉल्यूशन दोनों मिल करके जंगल काट रहे हैं हम लोग। जंगल काटने की वजह से डाइवर्सिटी रिड्यूस होती जा रही है, पॉल्यूशन का लेवल धीरे करके बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिल रहा है, स्किन कैंसर जैसी डिजीज बढ़ रही है। तो इसके लिए हम लोगों को स्टूडेंट लेवल पे अगर हम लोगों को अवेयर कर दिया जाता है कि बेटा पेड़ नहीं काटने चाहिए, इन्वायरमेंट नेचर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो वही चीज आगे जाकर के, अभी तो नहीं लेकिन आने वाली 5 जनरेशन 6 जनरेशन बाद इफेक्ट जरूर डालेगी कि बेटा पेड़ नहीं काटने, अगर एक पेड़ काटते हो 10 पेड़ लगाओ। ठीक है बेटा, आर एनवायरमेंट इस चैप्टर में हमें पढ़ना अपने इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट होता क्या है? आर सराउंडिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। सराउंडिंग का मतलब क्या है बेटा? जो भी हमारे चारों तरफ की जगह है, जो भी हमारे चारों तरफ अवेलेबल है, वो सारा का सारा क्या है? हमारा इन्वायरमेंट। हम जहां कहीं रहते हैं वो सारी सारी चीजें किसमें आती है? हमारे इन्वायरमेंट में। अब देख मोस्टली इन्वायरमेंट में दो टाइप की चीजें आती है। इन्वायरमेंट से इकोसिस्टम तैयार होता है ना, और इकोसिस्टम में दो चीजें आती है, एक बायोटिक कंपोनेंट आते हैं, दूसरे एबायोटिक कंपोनेंट आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? जो जिंदा है, जो जिंदा है। एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं बेटा? जो जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग है। बायोटिक में क्या आएगा? मैं आऊंगा, भाई आएगा, बाहर कुत्ता घूम रहा है वो भी आ जाएगा, बिल्ली घूम रही है वो भी आएगी, ये भी आ जाएगी, वो भी आ जाएगा, है ना, पेड़ भी आ जाएंगे। हम सारे किसके कंपोनेंट है? बायोटिक कंपोनेंट है, क्योंकि हम लोग जिंदा है। एबायोटिक में क्या आएगा? पेड़ आएंगे क्या? नहीं, पेड़ जिंदा है, वो बायोटिक है। एबायोटिक में क्या आएगा बेटा? पहाड़, झरने, नदियां, जिनमें जान नहीं है। लिविंग एंड नॉन लिविंग प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, दे आर डिपेंड ईच अदर। दोनों दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग चीजें। देखो बेटा, लिविंग थिंग्स में क्या आएंगे? लिविंग थिंग्स में वो चीजें आएंगी जो लाइफ प्रोसेस करती है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है? रिप्रोड्यूस करेगी, डाइजेस्ट करेगी, रेस्पायर करेगी, ये ग्रोथ होगी उनमें। तो ये सारे सारे कैरेक्टर जिनमें मिलेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? लिविंग थिंग्स। और जो ये सब नहीं कर रहे होंगे वो किस में आएंगे? नॉन लिविंग थिंग्स में। दीज आर ऑफ थ्री टाइप। पहला क्या है बेटा? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर्स सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जो नेचुरली खाना बनाते हैं बिना किसी की हेल्प के, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर की हेल्प से। ठीक है, अच्छा क्या क्लोरोफिल की भी हेल्प चाहिए होती है? नहीं बेटा, क्लोरोफिल की हेल्प नहीं मानते क्योंकि वो उसी का पार्ट है, प्लांट का ही पार्ट है ना, इसलिए क्लोरोफिल तो उसके पास है। क्लोरोफिल सिर्फ इसलिए यूज होता है ताकि वो सनलाइट को ट्रैप कर सके। नेक्स्ट क्या बेटा? ये थ्री। नेक्स्ट क्या? कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो लोग होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ग्रीन प्लांट से अपनी लाइफ के लिए न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, जैसे डियर, फ्रॉग। These are of three types: carnivores, herbivores and omnivores. बेटा पहले कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नॉन वेज खाते हैं। ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जैसे लॉइन, फ्लैश खाते हैं, जैसे शेर। उनके तीत कौन से होते हैं? कैनाइन तीत होते हैं ना। तो उन्हें नेचर ने किस लिए बनाया है? ताकि वो नॉन वेज खा करके, यानी कि दूसरे का शिकार करके जी सके। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो फ्लैट टीथ रखते हैं। फ्लैट टीथ की वजह से क्या करते हैं? वो घास फूस पेड़ पौधे ये खाते हैं। और तीसरे कौन से होते हैं? ओमनीवोर्स, जैसे ह्यूमन। ह्यूमन दोनों कर सकता है, वो नॉन वेज भी खा सकता है और वेज भी खा सकता है। हम लोग पेड़ पौधे भी खाते हैं, साथ ही साथ कुछ लोग नॉन वेज भी खाते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी फूड चेन दे रखी है। पहले प्लांट। प्लांट को किसने खाया बेटा? ग्रास ओपर। ग्रास ओपर को कौन खा गया? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खा गया? स्नेक। और स्नेक को किसने खाया? हॉग। ठीक है, ये क्या है? एक छोटी सी फूड चेन। और देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो याद रखना, कभी भी फूड चेन बनाओगे तो 5 से ऊपर चीजें मत डालना। क्यों मत डालना? क्योंकि देखो एक लॉ होती है 10% लॉ, अभी हम आगे बढ़ेंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? जैसे जैसे ये फूड चेन आगे बढ़ती जाएगी ना, सबसे पहले क्या था? ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट में जितनी एनर्जी थी उसका 10% किसको मिलेगा बेटा? ग्रास ओपर को। ग्रास ओपर को किसने खाया? फ्रॉग ने।
तो फ्रॉग का 10% कहां पहुंचा, सॉरी ग्रास ऊपर का 10% कहां पहुंचा, फ्रॉग के पास। फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने, तो स्नेक का 10% कहां, फ्रॉग का 10% कहां पहुंचा बेटा, स्नेक के पास। स्नेक को किसने खाया, हॉक ने, तो स्नेक का 10% कहां पहुंचेगा, हॉक के पास। जैसे जैसे ये आगे जाएगा एनर्जी लेवल क्या होता जाएगा बेटा, डाउन होता जाएगा। तो अगर ये ज्यादा लंबी चेन होगी तो जो एंड में होगा उस तक न्यूट्रिशन पहुंचेगा ही नहीं, एनर्जी का लेवल बहुत लो हो जाएगा, नेग्लिजिबल। इसलिए इसको छोटा ही रखा जाता है, ज्यादा से ज्यादा 4-5 तक रखा। अरे देख बेटा, यहाँ क्या है, सबसे पहले ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस से फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए वो कौन है बेटा, प्रोड्यूसर। प्लांट्स को किसने खाया, ग्रास होपर ने, तो ग्रास होपर क्या हो गया बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर। ग्रास होपर को किसने खाया, फ्रॉग ने, तो फ्रॉग कौन हो गया बेटा, सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने, तो वो कौन हो गया बेटा, टर्सरी कंज्यूमर। अब देखो इसके आगे जाते जाते, जितना आगे जाते जाएंगे एनर्जी का लेवल लो होता रहेगा। अब ये देखो किस तरीके से लो हो रहा है। सपोज करो ग्रीन प्लांट के ऊपर एनर्जी लेवल क्या था, 100 का, ठीक है, तो 100 का 10% कहां पहुंचेगा, ग्रास होपर के पास। तो इसके पास कितना पहुंचा, सिर्फ 10। अब 10 का 10% कहां पहुंचेगा, फ्रॉग के पास, यानी कि 1। 1 का 10% कहां पहुंचेगा बेटा, स्नेक के पास पहुंचेगा। तो ये कितना होगा, 0.1। अगेन हॉक के पास कितना पहुंचेगा, 0.01। तो देख लो एनर्जी लेवल कितना कम हो चुका है। अभी तो हम 5 बार ही गए। सपोज करो कि इसी चेन को बनाते हुए लंबा खींच लेते हैं हम, तो जो 6-7 नंबर के बाद जाने के बाद जो टर्म आएगी उसके बाद कुछ एनर्जी बचेगी भी। इसीलिए इसको बनाने टाइम हमारी कोशिश क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा 4-5 तक लेकर के जाना है, उससे आगे नहीं लेकर के जाना है। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्या है, डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स कौन होते हैं, डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग चीजों को खत्म कर रहे होते हैं। जैसे यहां पे हमें किसके बारे में पढ़ना है, ऑर्गेनिज्म हु फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जांपल बैक्टीरिया, फंगी एंड वर्म्स। बेटा बैक्टीरिया तो हम लोगों ने आंखों से देखा नहीं है, फंगस जरूर देखी हुई है। ब्रेड खाई होगी, देखा होगा फ्रिज में जब लंबे टाइम तक ब्रेड रखी रह जाती है तो उसके ऊपर ब्लू कलर के या ग्रीन कलर के छोटे छोटे डॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। अगर उन्हें माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो जो ब्रेड मोल्ड्स होते हैं वो क्या है, फंगस से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बेटा, वर्म्स। खेत वगैरह में देखा होगा कीड़े लगे हुए होते हैं। गोबर यहाँ पे, जहाँ पे गोबर की से खाद बनाई जाती है वहां पे भी उसके अंदर क्या होता है, ढेर सारे केचुए हो जाते हैं। तो ये वर्म भी किस लिए होता है, उन चीजों को डिकम्पोज करने के लिए। अच्छा, सबसे बड़ा फंगस जो बहुत ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है, हम सबने देखा हुआ है, मशरूम। बेटा मशरूम एक ऐसा फंगस है जिसका यूज हम सबसे ज्यादा अमाउंट में करते हैं, है ना, सबने खाया होगा, ज्यादातर लोगों ने मशरूम खा रखा होगा। ये जो मशरूम है ये भी क्या है, फंगस है। जब कभी कोई चीज सड़ने लगती है तो उसी के ऊपर तो ये लगता है, खराब हो, हाँ लकड़ी जब सड़ने लगती है ना, वो हमारे पास पहले एक पानी वाला रूम था जिसके अंदर हम पढ़ाते थे, तो उसके अंदर अंदर की साइड ना बाहर मतलब पानी टपकता था, तो सीलन की वजह से दीवार जो थी वो मतलब वो दीवार नहीं, सॉरी, ये लकड़ी जो थी बाथरूम का दरवाजा था वो सड़ रहा था, उसके ऊपर मशरूम उगती थी। तो जब कभी हम ये वाले टॉपिक पढ़ा रहे होते थे तो हम लोग जाते थे और मशरूम तोड़ के दिखा देते थे, ये है मशरूम। खाने के लिए सही है ना? हाँ? बेटा हर मशरूम खाई नहीं जाती, कुछ मशरूम जो होती है खाने वाली होती है, नॉन पॉइजनस होती है, और बाकी ज्यादातर मशरूम पॉइजनस होती है, तो वो नहीं खाई जाती। चलो बेटा वापस आते हैं, बेटा प्लीज 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 वापस आ जाओ। बेटा डिकम्पोजर्स क्लियर होगा मेरा क्या है। अरे डिकम्पोजर्स का मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम ही ये होता है कि इन्वायरमेंट को क्लीन रखें। ये तो सोच के देखो, कहीं पे यहाँ पे तो जब हम शहरों में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, अगर सपोज कोई एनिमल मर जाता है या कोई सब्जी वेस्ट हो रही है, सब्जी सड़ रही है, तो सड़ेगी क्यों, पड़ी रहेगी, वो खत्म होगी क्या कभी, अगर उसे डिकम्पोज नहीं किया जाएगा क्या कभी खत्म होगी, पड़ी रह जाएगी, तो वेस्ट मैनेज नहीं होगा ना। तो इसी चीज की वजह से ये जरूरी है। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर बैक्टीरिया नहीं होंगे तो वो रखा रहेगा, तो यहाँ पे तो चलो हम लोग कूड़े वाला आता है उसको दे देते हैं, लेकिन जंगलों में
अब जंगलों में भी तो जानवर मरते हैं, एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार कर लेता है, आधा खाता आधा छोड़ देता है, तो आधा छोड़ देता है बच्चे हुए आधे का क्या होगा? अगर ये नहीं होंगे डिकम्पोजर्स तो वो पड़ा रहेगा। लेकिन ये डिकम्पोजर्स के होने की वजह से क्या होता है, वो सड़ने शुरू होते हैं, उन पे छोटे-छोटे कीड़े लगते हैं, फंगस लगती है, बैक्टीरिया वगैरह मिलके क्या करते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो हो सकता है बड़ी-बड़ी बीमारियां लगनी शुरू हो जाए। आगे चलते हैं, फूड वेब। देख बेटा, फूड चेन तो समझ आ गया। फूड वेब क्या होता है? रियलिटी में हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वहां पे फूड वेब होता है। फूड चेन एक आइडल सिचुएशन है जो एक को सिर्फ एक ही खा रहा है, ठीक है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? फूड वेब। फूड वेब में होता क्या है? सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को एक नहीं ढेर सारे लोग खा रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे नीचे पेड़ पौधे हैं, इन पेड़ पौधे को खाने वाले अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो पेड़ पौधों को खा रहे हैं, और इन ऑर्गेनिज्म को खाने वाले भी एक ऑर्गेनिज्म खाली इसी को नहीं खाएगा, इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है, किसी को भी खा सकता है। तो सारे के सारे आपस में क्या होता है, हमेशा इंटरलिंक रहते हैं एक दूसरे को खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। ये पूरी तरह से क्या, जैसे जाल देखा होगा, मकड़ी का जाला, उसमें क्या होता है, एक चीज एक ही तार से नहीं जुड़ी हुई होती है, एक नॉट जो है वो एक साथ 4-5 जगहों से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो वैसे ही फूड वेब में हर एक ऑर्गेनिज्म 3-4 चीजों से जुड़ा होता है। कुछ वो होती है जिन्हें वो खाता है, और कुछ वो होते हैं जिनको जो उसे खा जाते हैं। देख बेटा, ये क्या है? पिरामिड। इस पिरामिड की बात करते हैं हम। यहाँ पे सबसे नीचे कौन आता है? प्रोड्यूसर। क्यों आता है सबसे नीचे? क्योंकि सबसे बड़ा जो बेस होता है किसका होता है? सबसे नीचे वाले का। और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन जनरेट करता है? प्रोड्यूसर ही कर रहा होता है, इसीलिए सबसे नीचे कौन आता है? प्रोड्यूसर्स। फिर उसके बाद प्रोड्यूसर को कौन खाता है? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, 10% एनर्जी हर्बीवोर्स लेके जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, सेकंड लेवल पे हर्बीवोर्स आएंगे। फिर थर्ड लेवल पे जो उसको खाएगा, कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स से कम एनर्जी किसको मिलेगी बेटा? कार्निवोर्स को। और जब कार्निवोर्स खत्म होंगे तो सड़ा गला खाने के लिए कौन बैठा है टॉप लेवल पे? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या है, स्कैवेंजर्स बोल सकते हो। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर रहे होते हैं। तो सबसे कम एनर्जी किसको मिलेगी? डिकम्पोजर्स को। अब एनर्जी का फ्लो किस हिसाब से होता है मैं बता चुका हूँ। 10% रूल भी तुम लोगों को शायद समझ आ गया होगा। अब इन लोगों ने यहाँ पे जो एनर्जी का फ्लो कराया वो कैसे कराया? हमने 100 मान करके करा था, इन्होंने 100 ना मान करके क्या किया? प्लांट से ग्रास ऊपर में कितनी एनर्जी आई? 10,000 जूल। अब 10,000 जूल का 10% यानी कि 1,000 जूल किसके पास चली गई? फ्रॉग के पास चली गई। अब ये 1,000 जूल जो है वो उसे स्नेक ने खाया, तो स्नेक को कितनी मिल गई? सिर्फ 100 जूल। ठीक है, तो एनर्जी का लेवल दिख रहा है ना कैसे रिड्यूस होता जा रहा है? 10,000 जूल से 10 जूल आ गया। अब यहाँ पे तो सिर्फ 4 लेवल्स है ना। अब सोच के देखो, इसके आगे हम 5-6 लेवल्स और बढ़ाते हैं, तो अल्टीमेटली जो एंड में बचेगा उसके पास एनर्जी का इतना अमाउंट होगा जिससे वो जी भी नहीं पाएगा ढंग से। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? उसे न्यूट्रिशन के लिए ज्यादा से ज्यादा शिकार करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा डाइट कंज्यूम करनी पड़ेगी, तब जाकर के मिलेगा ना उसे। ठीक है, नोटिस करना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी डाइट की रिक्वायरमेंट कम है। क्यों? क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेलुलर है, इसीलिए वो किस पे जाते हैं? हमेशा वेस्ट मैनेजमेंट में। ठीक है, ताकि उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी है, और मरने वाले जो डेड होगा, जो सड़ने वाली चीजें होंगी, वो भी क्या होगी? कमी होंगी ना, इसलिए वो उस पर सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या कहता है? एज वी मूव हायर ट्रॉपिकल लेवल, सर्टेन हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज mercury, DDT and pesticide etc. are accumulated. This is called biological magnification. देख बेटा, आज की डेट में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। ये हो क्या रहा है हमें ये चीज समझ नहीं आती है, लेकिन हाँ इफेक्ट बहुत ज्यादा डाल रहा है। कैसे काम करता है ये समझो। देखो, खेत के अंदर ना डीडीटी का स्प्रे होता है। क्या है कि डीडीटी जो है ना, जब खेत में फसलों के ऊपर डाला जाता है तो कीड़े नहीं लगते उसमें। हमारा बेनिफिट है, फार्मर का बेनिफिट है, इसलिए फार्मर डालता है, कीड़े नहीं लगे। लेकिन वो जो खेत का पानी है जब बाद में जाके नदी नालों में मिल जाता है, अभी नदी नालों में वो जो डीडीटी की अमाउंट थी वो भी पहुंचती है।
उनके पहुंचने की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा अमाउंट हमें डीडीटी का कहां से मिल गया, फसलों से मिल गया। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ा, नदी नालों में पहुंचा, सी फूड पानी में मिल गया। अब पानी में मिलने की वजह से क्या हुआ, मछली भी उसी पानी में रह रही है, मछली ने उस पानी को पिया। या तो तुम डायरेक्टली मछली को खाओगे, जब तुम मछली को खाओगे फिर अगेन उससे भी तुम्हें डीडीटी मिली। कुछ लोग अंडे खाते हैं बतख वगैरह के। एक ये रिसर्च के थ्रू पता चला था कि काफी सारी जगहों पे ना, जो वो होते मछली कौन खाता, बगुले, बगुलों के अंडे ना प्री मैच्योर टूट रहे थे, लगातार टूट रहे थे। तो साइंटिस्ट ने उसके पीछे रिसर्च करी, तो पता लगा उन्हें कि, मत करना, उन्हें पता लगा, साइंटिस्ट ने जब रिसर्च की तो उन्हें ये पता लगा कि ये जो डीडीटी की अमाउंट थी ना, पानी में बढ़ने की वजह से मछलियों के अंदर डीडीटी की अमाउंट बढ़ी, और मछलियों की इन्होंने खाया, बगुलों ने खाया, तो इसकी वजह से बगुलों के अंदर डीडीटी की अमाउंट बढ़ गई। अब इसकी वजह से जो डीडीटी था वो उनके अंडों को डीकैल्शिनेट कर रहा था, उनकी जो कैल्शियम की लेयर होती है अंडों के ऊपर उसको कमजोर कर रहा था, जिसकी वजह से जो बच्चे होते थे वो प्री मैच्योर पैदा हो रहे थे। प्री मैच्योर का मतलब जिस टाइम पे उन्हें अंडा फोड़ करके बाहर आना चाहिए था, शेल के कमजोर होने की वजह से वो पहले ही बाहर आ जाते थे, जिसकी वजह से उनके डेथ होने के चांसेस ज्यादा रहते थे। ठीक है, तो ये डीडीटी क्या है, बायोलॉजिकल लेवल पे अगर तुम देखते हो थोड़ा थोड़ा ही तो आ रहा है, थोड़ा सा हमारे पास गया, थोड़ा सा सॉइल में मिल गया, थोड़ा सा बतख को मिला, थोड़ा सा अलग अलग ऑर्गेनिज्म को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली मैग्नीफाई होकर के ये वापस हम तक आता है। आज की डेट में देखो, हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी इस सिचुएशन में हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही है, लेकिन जब वो एक्यूमुलेट होकर के हम तक वापस आ रही है तब तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। हो सकता है आज ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रही, लेकिन होने एक टाइम आएगा जब उसकी अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ने के बाद वो एज अ पॉइजन, स्लो पॉइजन हम पे इफेक्ट करेगा। आज उसका शायद इफेक्ट देखने को मिलता भी है हम लोगों को। देखो पहले के टाइम में हार्ट अटैक से गिने चुने लोग मरते थे, ब्रेन हेमरेज गिने चुने लोगों को होता था। आज की डेट में क्या है, हर दूसरा बच्चा जो है अस्थमैटिक है, ज्यादातर लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम। अभी दिवाली का टाइम आ गया तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है। देखो अस्थमा भी जो होती है ना, अलग अलग स्टेजेस में होती है। एक अस्थमा होता है बिल्कुल ही सांस नहीं ले पाते, एक अस्थमा होता है कि तुम लोग जब पॉल्यूशन के कांटेक्ट में आओगे, किसी चीज के कांटेक्ट में आओगे तो खांसना शुरू कर दोगे, चीखना शुरू कर दोगे, एक पर्टिकुलर मौसम बदलने के बाद तुम्हारे खांसी जुकाम बढ़ेगा। एक्चुअली में वो जुकाम नहीं है, क्योंकि जब जुकाम होता है ना उसमें तुम्हारी जो नोजी आती है ना वो एक टाइम के बाद गाढ़ी होकर के येलो होती है, लेकिन जो ये एलर्जी वाला होता है ना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी की तरह निकलता है। तो ये एलर्जी है, ये जुकाम नहीं होता। और इसका मेन रीजन जो है ना यही है कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी हो चुका है कि हम लोग अपने नेचर का ध्यान रखें, क्योंकि अब अगर हम लोग नेचर का ध्यान नहीं रखेंगे ना तो नेचर हमारा ध्यान रखना छोड़ देगी। देखा था बीच में कोविड आया था, कोविड के आने की वजह से क्या हुआ, कोविड आया और कोविड के आने की वजह से जैसे ही लॉकडाउन लगा नेचर ने अपने आप को प्यूरिफाई करना स्टार्ट किया था। यमुना नदी का पानी साफ हो गया था, सुनी थी न्यूज, यमुना नदी का पानी साफ हो गया था, विजन स्काई जो था एकदम क्लियर नजर आने लग गया था, स्टार्स नजर आ रहे थे दिल्ली में, है ना। अभी देख लो, दिखेगा क्या। तो बेटा देखो नेचर ना, हमें उसे साफ करने की जरूरत नहीं है, हमें बस क्या जरूरत है कि हम उसे गंदा ना करें, साफ वो खुद कर लेगी। जितने की जरूरत है बस उतने तक रहे। लेकिन हमारा क्या, हम लोगों को जितना बेनिफिट मिलता है हम उतना ज्यादा लेते हैं, तो नेचर को उतना ज्यादा नुकसान होता है। अब देखो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन आई होप थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। अब मरकरी हुआ, डीडीटी हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, इनकी अमाउंट धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे यूजेस बढ़ते जा रहे हैं, इन लोगों की अमाउंट भी बढ़ती जा रही है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है बेटा, दिस इज सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमंग वेरियस लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी ना, दो फैक्टर्स आते हैं इकोसिस्टम के अंदर, कौन कौन से, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में जो जिंदा है, एबायोटिक में जो डेड है। बेटा यहां तो कोई डाउट है, एयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आज की डेट में हम लोगों को सारी गैसेस की नीड होती है ना। ऑक्सीजन क्या है, हमारे लिए लाइफ सपोर्टिंग गैस है, और ऑक्सीजन ना हो तो हम सर्वाइव भी ना कर पाए। लेकिन वो क्या है, बायोटिक है, बायोटिक है, एबायोटिक है, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट तो है।
हमें रिक्वायरमेंट है। और ये एबायोटिक चीज हमें कौन देती है? एक बायोटिक नाम की प्लांट है, प्लांट्स बायोटिक होते हैं ना, बायोटिक प्लांट होते हैं, वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अब ये हमारे लिए नेसेसरी हो चुका है कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को अगर हमें बचाना है तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली में बहुत तेज भूकंप आया था, आजकल सुनने में आता रहता होगा और 2-4 महीने बाद कोई ना कोई भूकंप आ जाता है ना? कभी सोच के देखा पहले तो नहीं आता था ऐसा भूकंप, अब क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग नेचर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, कहीं पे भी खुदाई करते हैं, कहीं पे भी रेत निकाल के ले जाते हैं, कितने भी पेड़ काट लो, ऑक्सीजन गई भाड़ में। जो करना करते रहो नेचर के साथ, तो बदले में नेचर भी तो रिएक्शन देगी। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स? ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं? गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन इट। देखो बेटा, सबसे पहले ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं? द फ्लो ऑफ फूड ऑफ एनर्जी और एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन में क्या था? सिर्फ और सिर्फ फूड का या एनर्जी का जो फ्लो था उसी की बात कर रहे थे ना हम लोग। अब ये एनर्जी लेवल क्या कहते हैं? अब देखो, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड और फोर्थ, ये ट्रॉपिक लेवल्स क्या थे? पहले में तो हमेशा प्रोड्यूसर आएगा, यानी कि प्लांट आएगा, फिर उसके बाद प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी के अंदर आता है, जितना आगे जाएंगे एंड में कौन आता है बेटा? स्कैवेंजर या डिकम्पोजर्स। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम? बेटा, अगर इकोसिस्टम के अंदर डिकम्पोजर्स हट जाते हैं, स्कैवेंजर्स हट जाते हैं, तो हमारे लिए वेस्ट को मैनेज कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हर जगह ह्यूमन इंटरफेयर नहीं कर सकता। जंगल में भी कुछ जानवर मरेंगे, जंगल में भी कुछ गंदगी आएगी, तो नेचर उसको खुद साफ करती है, और नेचर ने उस काम को करने के लिए किसको रखा हुआ है? डिकम्पोजर्स को। आवर इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट। देखो यार, हमारे ही तो इफेक्ट है एनवायरमेंट पे, हमने ही तो एनवायरमेंट को खराब करने में पूरा काम किया है। अगर हम ना करें तो क्या एनवायरमेंट खराब होगा? वो अपने आप को रिपेयर करता रहता है। सबसे पहला क्या है? वेस्ट। ड्यू टू आवर वेस्ट एनवायरमेंट गेट पॉल्यूटेड। तो पहले हमारे दिमाग में क्या रहता था? गंदगी है, जला दो। धीरे धीरे करके हमें पता चला भैया गंदगी को जलाओगे ना तो वो खत्म नहीं होता, एयर में आ जाता है। फिर इसके बाद हमने क्या सोचा? गंदगी है, पानी में फेंक दो। सागर में फेंकने लगे, समुद्र में फेंकने लग गए। धीरे धीरे करके हमें पता चला कि जो समुद्र है ना, वो अपने पास नहीं रखता कुछ, सब रिटर्न में दे देता है। तुमने देखा होगा टाइम टू टाइम धीरे धीरे करके जो समुद्र है वो सारी चीजों को कहाँ फेंकता है? किनारे पे लाके रख देता है। समुद्र में भी नहीं डिकम्पोज कर पाए। फिर अब जाकर के हम लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजी निकाली। टेक्नोलॉजी क्या निकाली? लैंडफिल कर लेते हैं। लैंडफिल क्या होती है? गड्ढा, जो गड्ढे वाली जगह है ना, यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बननी है कुछ ऐसा, तो वहां पे गड्ढा भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो अपने पास डिकम्पोज ना होने वाली चीजें हैं उनसे उसे भरते, प्लास्टिक वगैरह डाल करके भर देते हैं। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। कितने दिन तक आप इस तरीके से इन्वायरमेंट को बचा लोगे? सॉल्यूशन एक ही है कि प्लास्टिक या वो चीजें जो हमारे लिए हार्मफुल है और खत्म नहीं होती है, उनका यूज स्ट्रिक्टली बैन किया जाए। जैसे आज हम लोग प्लास्टिक की थैलियां लेने के लिए लेकर के जाते हैं, दूध लेना है या कुछ भी लेना है, प्लास्टिक की थैलियों में ही लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, सामने वालों पे स्ट्रिक्ट बैन होना चाहिए कि बेटा ना तो फैक्ट्रियों में बनेगा, ना तो शॉप पे बेचा जाएगा, ना ही कस्टमर के हाथ में दिखेगा। मैं छोड़ो, सबको छोड़ो, कस्टमर के हाथ में दिखेगा चालान काट दो। दुकानदार के पास दिखे, दुकानदार का चालान काट दो। जहां दिखे उसका चालान काट दो। पुरानी नई कुछ नहीं, पुराना नया कुछ नहीं चलेगा। एक टाइम पीरियड दे दो कि इतने टाइम के अंदर अपने पास से हटा लो, अदरवाइज तुम्हारा चालान कटेगा देखने जाने पे। बस अपने आप मिलना बंद हो जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले मैं नैनीताल गया था, और नैनीताल में हम लोगों ने वहां पे कुछ सामान खरीदा, और सामान खरीदने के बाद ना हमें इनवेलप के अंदर सारा सामान पकड़ाया गया। देखने में बड़ा अच्छा लगा। पता नहीं वहां पे सच में बंद है या हम लोग को उसने पन्नी दी नहीं, अब पता नहीं भाई, जो भी है। लेकिन अच्छा लगा कि यार नेचर फ्रेंडली है, उन लोगों ने नहीं दिया हमें, पॉली बैग नहीं दिए। अब सोच के देखो ना, तुम दूध लेने जा रहे हो और कोई दुकान, अब प्रॉब्लम क्या होती है? ये दुकानदार दे रहा है, वो नहीं दे रहा, तो मैं इसके पास से सामान नहीं लूंगा, इसके बाद से लूंगा। लेकिन अगर कोई नहीं देगा फिर तो होगा ना, या सामने वालों को बोलना पड़ेगा कि भैया वो कपड़ों वाले बैग आते हैं ना, अब बैग लेके आओ, एक बार ले लो, उससे काम चलता रहेगा। नेक्स्ट है बेटा गार्बेज। गार्बेज क्या है? देखो, हमारे पास बहुत सारे वेस्ट हैं, जो किचन वेस्ट है, पेपर वेस्ट है, वो वाले वेस्ट जो डिकम्पोज हो जाते हैं, उनसे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जो पॉलीथीन है,
प्लास्टिक वाली चीजें इनको सोच समझ के यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज होने में सालों लगा देता है, और रीमैन्युफैक्चर या रिसाइकल भी जो है ना वो लिमिटेड प्लास्टिक होता है, सारा प्लास्टिक नहीं होता है। सीवेज वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड बाय ह्यूमन बॉडी, कमर्शियल वेस्ट फ्रॉम shop, hospitals, waste industries waste, chemical which are used in industry। इन सबको भी हम लोग क्या करते हैं, तुमने देखा होगा यमुना नदी की हालत कितनी खराब है। यमुना नदी दिल्ली में यमुना नदी है ना, उसकी हालत बहुत खराब है, और अपने हिंद की भी बहुत खराब है, ऐसी बात नहीं है, सब यमुना में कहते हैं। नहर है भैया, नदी का ही पानी तो नहर में आता है। नदी गंदी है तभी तो नहर गंदी है। पहले उसमें छठ की पूजा होती थी, अभी भी होती है, लेकिन उस पानी में खड़े होने का मन ना करे किसी का, इतना गंदा पानी होता है, वो तो मजबूरी होती है, काला एकदम गटर वाला फील देता है। नेक्स्ट है बेटा, वेस्ट आर ऑफ टू टाइप, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखिए बेटा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? मैंने केला खाया, छिलका फेंक दिया, अभी नहीं 15 दिन बाद 20 दिन बाद वो केले का छिलका सड़ जाएगा, सड़ करके दोबारा मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग अपने यहाँ करते भी है, केले वगैरह के छिलके हो गए या इस टाइप की चीजों के छिलके हो गए, हम लोग गमले में डाल देते हैं, कुछ टाइम बाद वो मिट्टी में मिल जाते हैं, उससे जो सॉइल है उसे पोटेशियम सोडियम अच्छे अमाउंट में मिल जाता है, जिससे उसकी भी फर्टिलिटी बढ़ती है। लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम इस तरीके से यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसके वेस्ट में कोई खास तकलीफ नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती? क्योंकि ये खत्म हो जाता है, ये नेचर को ज्यादा लॉन्ग टाइम में नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये खत्म होने वाली चीज है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या आएगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल में वो चीजें आएंगी जो खत्म नहीं होती। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल की अगर मैं एग्जांपल देखता हूँ तो पेपर पेड़ से बनता है, गल करके मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉटन, वेज वेस्ट जो सब्जी वगैरह बच जाती है या छिलके वगैरह है, सीवेज उसमें भी जो गंदगी होती है वो भी खत्म हो जाती है। यहाँ क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल, ग्लास, ग्लास को तुम रखो इतनी जल्दी खत्म नहीं होता, लंबा टाइम लगता है। मेटल्स, मेटल्स को भी गलने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इनमें प्रॉब्लम नहीं है हमें। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्लास्टिक में, डाइज, केमिकल्स में या डिटर्जेंट में, ये जो है लंबा टाइम लगाते हैं खत्म होने में, और अगर इसके कांटेक्ट में आने की वजह से जो वाटर है वो यूज करने लायक नहीं बचता। आज यमुना नदी की जो ये हालत है वो इन्हीं चीजों की वजह से है। क्या है, यमुना नदी के किनारे जो है काफी सारी लेदर फैक्ट्रियां हैं, प्लास्टिक की फैक्ट्रियां हैं, तो उन सब का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, वेस्ट वाटर होता है, वो यमुना नदी में डायरेक्टली छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से यमुना बहुत ज्यादा गंदी होती जा रही है, और अगर यमुना को ठीक करना है तो इस चीज पे काम करना पड़ेगा। डिस्पोजल वेस्ट, रिसाइकल पेपर, पॉलीथीन, मेटल एंड केन्स, बायोगैस प्लांट, सीवेज एंड फूड वेस्ट यूज इन मेकिंग बायोगैस। देखो ये बहुत बढ़िया एक अल्टरनेटिव मिल चुका है हमें, इससे बहुत सारे फायदे हैं। एक तो सबसे पहला वेस्ट खत्म, वेस्ट का यूज हो जाता है, बायोगैस प्लांट जितने भी होते हैं सारा का सारा वेस्ट उठा के डाल दो, सड़ता है, वेस्ट खत्म, बाद में खाद बन जाती है, खाद को उठा के खेत में डाल दो, बढ़िया। और जो गैस तैयार हुई उस गैस से घर में खाना बन जाता है। इवन अगर तुम बड़े लेवल पे कर रहे हो तो तुम अपने पड़ोसी को पाइप लगा करके दे सकते हो, महीने का इतना लगेगा रे बाबा, है ना, कमाई भी होती है इससे, तो ये सिस्टम बहुत बढ़िया है। ठीक है, लेकिन जो चीज रिसाइकल नहीं होती प्रॉब्लम उनके साथ आती है। डंप इन पिट्स, सीवेज एंड फूड वेस्ट बिकम्स फर्टिलाइजर आफ्टर डिकम्पोजिशन, बताया ना कि उसके अंदर जब डाल देते हैं तो वो फर्टिलाइजर बन जाता है। बर्न, हॉस्पिटल वेस्ट शुड बी बर्न, हॉस्पिटल वेस्ट को ऐसे जमीन में नहीं डालते, हो सकता है कि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह ऐसा हो जो ना मरे, बाद में उसी पे खेती हो या कुछ भी हो, किसान को नुकसान पहुंचाए या सामने वाला जो उस फसल को खा रहा है उसे नुकसान पहुंचाए, इसलिए इनको ज्यादातर जला ही दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, देख बेटा ओजोन लेयर क्या है, ये अपनी धरती माता है, धरती माता के चारों तरफ एक ओजोन की लेयर है, गैस की लेयर है। ये गैस क्या करती है, जब कभी सनलाइट में यूवी रेज आती है
तो ये क्या करती है, उस यूवी रेज को हटाती है, रिपेल कर देती है, अर्थ तक नहीं आने देती। जितनी कम से कम अमाउंट वो छोड़ सकती है उतनी कम से कम तक आती है, ज्यादा से ज्यादा को वो रिपेल कर देती है। अब बची हुई अमाउंट सोच के देखो, बची हुई अमाउंट आ रही है और हम कह रहे हैं यूवी रेज आती है, यूवी रेज आती है, सोच के देखो अगर ये पूरी तरह से हट गई तो क्या होगा। अब क्या है, सन से तो यूवी रेज आ रही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस का यूज करते हैं। अब ये क्या करेगा, ऊपर जाकर के ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और जो O3 है उसको O2 और O में कन्वर्ट कर लेता है। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, ओजोन की लेयर जो है दिन ब दिन पतली होती जा रही है, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। अब जितना रिपेल करना चाहिए उतना रिपेल नहीं करता, तो यूवी रेज नीचे तक आ रही है। अब यूवी रेज नीचे आएंगे तो क्या होगा, स्किन कैंसर जैसी डिजीज जो है वो बढ़ती जाएंगी और ये हमारे लिए ही नुकसानदेह है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, ये ग्लेशियर वगैरह जो है ये मेल्ट हो रहे हैं। हमारे आने वाली जनरेशन के लिए एक टाइम आएगा जब हम अपने बच्चों को बताएंगे कि देखो बेटा ग्लेशियर हुआ करते थे, ठीक है, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हुआ करते थे, हम लोगों ने संभाल के नहीं रखा, या उस टाइम जो उनके सीनियर होंगे वो बता रहे होंगे तुम्हारे जो पूर्वज थे ना वो निहायत निकम्मे थे, उन्हें सिर्फ अपने से मतलब था, उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। दिख रहा है कि पहले के टाइम में गर्मी पड़ती थी ना तो लोग क्या करते थे, पंखा चला लेते थे, काम बन जाता था, कूलर बहुत था। लेकिन तुम्हें फील नहीं आ रहा दिन ब दिन ऐसी गर्मी पड़ती जा रही है जो एसी के बिना अब काम नहीं चल रहा। क्यों हो रहा है ऐसा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, देखो मीथेन, इथेन, सल्फर, ये सारी जो गैसेस होती हैं, इन गैसेस की कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस क्या करती हैं, जो डे टाइम होता है ना, डे टाइम में धीरे धीरे करके जो सनलाइट की एनर्जी होती है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, गर्म होते रहते हैं, उसके एटम गर्म होते रहते हैं। एक टाइम के बाद जब रात होती है तो रात में टेम्परेचर कम होना शुरू होता है, लेकिन ये कम नहीं होने देती। ये क्या करती है, जब टेम्परेचर मिलना बंद हो जाता है तो अब धीरे धीरे करके अपने जो हीट पूरे दिन में एब्जॉर्ब करी है ना उस हीट को छोड़ना शुरू करती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा। अब टेम्परेचर जब 24 घंटे एक जैसा रहेगा, डाउन होगा ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो गिरने का नहीं, जब घटेगा नहीं तो उसकी वजह से ग्लेशियर क्या होंगे, मेल्ट होने शुरू होंगे, ठीक है। तो इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं बेटा हम लोग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, जो राइजिंग टेम्परेचर है, जो बढ़ता ही जा रहा है टेम्परेचर, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग। अब ये देखो ये रिएक्शन है ना, O2 है, जब O3 बना तो क्या बन गया, ओजोन। अब किसी भी रीजन से अगर O3 का एटम टूटेगा तो ये O प्लस O2 में टूटेगा, तो वो O2 तो जहां मर्जी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, O जो है वो उस चीज के साथ रिएक्ट कर लेगा। अब ओजोन का तो एक एटम कम हो गया और इसी वजह से ओजोन की जो लेयर है धीरे धीरे करके पतली होती जा रही है। ये देखो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ओजोन की जो लेयर है अंटार्कटिका के ऊपर वो पतली होती जा रही है, पतली होती जा रही है, जिसकी वजह से उस साइड से जो यूवी रेज है बहुत बड़े अमाउंट में एंटर कर रही है और ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं। रीजन क्या है, देखो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो अब तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजों से हटा दिया है, पहले के टाइम में हमारे घरों में फ्रिज होते थे उनमें से भी CFC निकलता था, एसी होते थे उनमें से भी CFC निकलता था, इवन जो शेविंग क्रीम आती थी ना, फोम बनता था, झाग निकलता अचानक दबाते ही, उसके अंदर से भी CFC निकलता था, डिओड्रेंट्स में भी होता था। तो धीरे धीरे करके हम लोगों ने नेचर को बचाने के लिए इन सब में कमी करी है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम लोग और ज्यादा काम करें तभी ये नेचर बचेगा।